हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएसपीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10 अक्टूबर से 6 नवंबर 2023 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउडिया गोल्डिन, जिन्हें हाल ही में 2023 अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनके शोध से महिलाओं की श्रम बाजार भागीदारी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के बारे में क्या पता चला? आपके ऑप्शंस हैं। सदियों से इसमें लगातार वृद्धि हुई है, सदियों से इसमें लगातार कमी आई है। तीसरा ऑप्शन, इसने यू आकार के वक्र यानी कि कर्व का अनुसरण किया जिसमें वृद्धि और कमी दोनों की अवधि थी। और चौथा ऑप्शन, यह सदियों तक स्थिर रहा। चलिए दोस्तों, इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। अमेरिकी श्रम अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को हाल ही में महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों को समझने में उनके योगदान के लिए आर्थिक विज्ञान में 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब चलिए 2023 के अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को यह पुरस्कार दिया गया है। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार को आर्थिक विज्ञान में स्वेरजेस रिक्सबैंक पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। 1969 में पहली बार शुरू किए जाने के बाद से क्लाउडिया गोल्डिन यह पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला है। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, तीसरी महिला। उन्होंने सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार भागीदारी का पहला व्यापक विवरण प्रदान किया है। उनके शोध से परिवर्तन के कारणों के साथ साथ शेष लिंग अंतर के मुख्य स्रोतों का भी पता चलता है। उन्होंने दिखाया कि श्रम बाजार में महिला भागीदारी में 200 साल की अवधि के ऊपर की ओर रुझान नहीं था, बल्कि यू आकार का वक्र या कर्व बना है। कर्व 19वीं सदी की शुरुआत में कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तन के साथ विवाहित महिलाओं की भागीदारी कम हो गई, लेकिन फिर 20वीं सदी के शुरुआत में सेवा क्षेत्र में विकास में इसमें साथ वृद्धि होने लगी। क्लाउडिया गोल्डिन ने इस पैटर्न को घर और परिवार के लिए महिलाओं की जिम्मेदारियों के संबंध में संरचनात्मक परिवर्तन और विकसित हो रहे सामाजिक मानदंडों पर के परिणाम के रूप में समझाया है। दोस्तों, इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसने यू आकार के कर्व या वक्र का अनुसरण किया जिसमें वृद्धि और कमी दोनों की अवधि थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट कून, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आपके ऑप्शन है काराकोरम, जांस्कर, पीर पांजाल या ग्रेटर हिमालय। चलिए दोस्तों, अब इसके करेक्ट ऑप्शन को इसके डिटेल्स में देखते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं माउंट कून के बारे में। माउंट कून 7077 मीटर की ऊंचाई के साथ ननकून मासिफ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में जास्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। जास्कर रेंज में पड़ता है ये। वर्ष 1913 में कुन चोटी पर चढ़ने वाले पहले इतालवी पर्वतारोही मारियो पियासेंजा थे। इतालवी या इटालियन। भारतीय सेना अभियान को पहाड़ पर दोबारा सफलतापूर्वक चढ़ने में 58 साल लग गए। अब चलिए जास्कर रेंज के बारे में मुख्य तथ्य को जान लेते हैं। जास्कर रेंज उत्तरी भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह ग्रेट हिमालयन रेंज के उत्तर में स्थित है और इसके समानांतर चलता है। यह सीमा भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी छोर से तिब्बत के साथ लद्दाख की पूर्वी सीमा तक लगभग 400 किलोमीटर तक फैली हुई है, या 250 मील तक। यह लद्दाख को कश्मीर की घाटियों और एक छोर पर चिनाब नदी से किन्नौर को हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से अलग करती है। औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। जास्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटी कामेट है, जो 7756 मीटर या 25446 फीट ऊंची है। अगर हम इसके दर्रे की बात करें तो इनमें महत्वपूर्ण दर्रा जोजिला, शिपकी, लिपुलेख और मंदर्रे इसमें शामिल है। और इसकी नदियों की बात करें तो इस श्रेणी की विभिन्न शाखाओं से निकलने वाली कई नदियां उत्तर की ओर बहती है
और जिनमें सिंधु नदी में मिल जाती है। इन नदियों में शिंगो नदी, जांस्कर नदी, हानले नदी, शुरू नदी और कुरना नदी भी शामिल है। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। जांस्कर रेंज में पड़ता है माउंटेन कून, माउंट कून। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। पहला जॉर्डन, दूसरा इजराइल, तीसरा लेबनान। उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा मृत सागर या डेड सी से लगती है? आपके ऑप्शन हैं केवल एक, सिर्फ दो, सभी तीन या कोई नहीं। चलिए अब इसके डिटेल्स में दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। मृत सागर या डेड सी, अभी हमने देखा डेड सी एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगती है। टोटल 2 कंट्रीज। यह भूमध्य सागर के पूर्व में और गलील सागर के दक्षिण में स्थित है। यह जॉर्डन रिफ्ट घाटी में स्थित है और मुख्य रूप से जॉर्डन नदी से पोषित होती है, जो उत्तर से झील में प्रवेश करती है। इसका कोई आउटलेट नहीं है और इसलिए यह मुख्य रूप से वाष्पीकरण या इवोपोरेशन के माध्यम से अपने पानी को खो देता है। इसकी सतह और किनारे समुद्र तल से 427 मीटर नीचे हैं, जो भूमि पर पृथ्वी की सबसे कम ऊंचाई है। यह 306 मीटर गहरी है, जो दुनिया की सबसे गहरी अति लवणीय झील या सॉल्ट लेक है। यह सामान्य समुद्री जल से लगभग 10 गुना अधिक खारा है। दोस्तों इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 ही कंट्री की सीमा लगती है, जॉर्डन और इजराइल। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, ये कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना। चलिए दोस्तों इसके करेक्ट ऑप्शन को इसके डिटेल्स में देखते हैं। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर यानी तेलंगाना के कालेश्वरम गांव में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। तेलंगाना में प्राणहिता गोदावरी नदी का संगम कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का स्थान है। वर्धा, पेनगंगा और वैनगंगा नदियां जो मिलकर उपमहाद्वीपीय पर 7वीं सबसे बड़ी जल निकासी बेसिन बनाती है, प्राणहिता नदी के संगम पर एक साथ आती है। इसे पहले प्राणहिता चेवेला लिफ्ट सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता था। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह भूमिगत और सतही जल पंपिंग स्टेशनों की एक श्रृंखला है, जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी संरचना कहा जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य तेलंगाना में 45 लाख एकड़ में पानी की आपूर्ति करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। तेलंगाना की ये परियोजना है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एलिफेंटा गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, ये पश्चिमी भारत में स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। दूसरा कथन, ये सभी बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों इसके डिटेल्स में इसका चलिए करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं। शोधकर्ताओं की टीम ने हाल ही में राजापुर रत्नागिरी के पास एलिफेंटा से भी पुरानी चट्टानों को काटकर बनाई गई 2 शैव मंदिर गुफाओं की खोज की है। एलिफेंटा गुफाएं मध्यकालीन भारत के समय की रॉक कट कला और वास्तुकला का एक नमूना है। एलिफेंटा गुफाएं पश्चिम भारत में एलिफेंटा द्वीप, जिसे घारापुरी द्वीप से नाम से भी जाना जाता था, यहाँ पर स्थित है, जो मुंबई के मुख्य भूमि तट से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। चट्टानों को काटकर बनाई गई एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य में किया गया था। उनमें से अधिकांश भगवान शिव को समर्पित है। एलिफेंटा गुफाओं के स्थान पर गुफाओं के 2 समूह हैं। पहला 5 हिंदू गुफाओं का एक बड़ा समूह है और दूसरा 2 बौद्ध गुफाओं का छोटा समूह है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ 2 रिलीजन की बात हो रही है, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। ये आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुफाएं ठोस बेसाल्ट चट्टान से बनाई गई है और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका केवल पहला वाला कथन ही सही है। ये पश्चिमी भारत के स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा, ये बिल्कुल करेक्ट है।
ये सभी बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित है। ये बौद्ध धर्म ही नहीं बिल्कुल बल्कि हिंदू धर्म के लिए भी समर्पित है। यहाँ दो धर्म की बात हो रही है, तो इस प्रकार से ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन जो है केवल एक पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। श्वेत हाइड्रोजन या व्हाइट हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह पृथ्वी के क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला एक संभावित स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। दूसरा कथन, इसके डिपॉजिट्स वर्तमान में केवल आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए दोस्तों इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर फ्रांस की जमीन के नीचे जीवाश्म ईंधन की तलाश कर रहे वैज्ञानिकों ने सफेद हाइड्रोजन या व्हाइट हाइड्रोजन के बड़े भंडार की खोज की है। कहाँ खोज की गई है? पूर्वोत्तर फ्रांस। श्वेत हाइड्रोजन को प्राकृतिक सोना या भूगर्भिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के क्रस्ट में उत्पन्न होता है और इसे एक संभावित स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है। यह आमतौर पर अन्य अणुओं के साथ मिलकर मौजूद होता है। अन्य प्रकार के हाइड्रोजन की तुलना में सफेद हाइड्रोजन के कई फायदे हैं, जिनमें पहला फायदा तो यह है कि ईंधन के रूप में उपयोग करने पर यह CO2 उत्सर्जित नहीं करता है। इसके भंडार अमेरिका, पूर्वी यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अन्य देशों सहित दुनिया भर में पाए गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा वाला स्टेटमेंट जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसके डिपॉजिट्स वर्तमान में केवल आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है? आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। चलिए दोस्तों इसके करेक्ट ऑप्शन को इसके डिटेल्स में देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग पूरे भारत में डॉक्टरों के लिए अपना एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अगले 6 महीनों में नेशनल मेडिकल रजिस्टर के एक पैच पायलट का अनावरण करेगी, जहां डॉक्टरों की एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। डॉक्टर किसी भी राज्य में काम करने के लिए अपने लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कहाँ हैं। आयोग ने इस साल की शुरुआत में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और मेडिसिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस विनियम 2023 शीर्षक से एक गजट अधिसूचना जारी की थी और इसका उद्देश्य नकल, लाल फीताशाही को खत्म करना और जनता को भारत में काम करने वाली किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा शुरू की गई पहल है? ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन कमीशन के द्वारा किया गया एक पहल है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड की धारा 295A के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्यों को दंडित करता है। दूसरा कथन, यह एक संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमनीय अपराध है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए दोस्तों इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं। इंडियन पिनल कोड की धारा 295A का उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को दंडित करना है। यह धारा केवल धर्म के अपमान के गंभीर रूप को दंडित करती है, जबकि यह किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के जानबूझ और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया जाता है। तो इस धारा का उपयोग किया जाता है उसे दंडित करने के लिए। आईपीसी की धारा 295 एक संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमन योग्य अपराध है और पुलिस कथित रूप से पीड़ित शिकायतकर्ताओं के कहने पर देश में कहीं भी FIR दर्ज कर सकती है।
1957 में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने रामजी लाल मोदी बनाम यूपी राज्य मामले में उक्त धारा की संवैधानिकता को बरकरार रखा। ये किससे रिलेटेड है? रामजी लाल मोदी बनाम यूपी राज्य केस, ये आईपीसी की धारा 295 ए से रिलेटेड है। ये मैच द फॉलोइंग में आपको पूछा जा सकता है मैच में। न्यायालय ने आगाह किया कि इस प्रावधान के तहत केवल अपमान के उन कृत्यों या अपमान के प्रयासों को दंडित किया जा सकता है जो उस वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के जानबूझ और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्यों को दंडित करता है और यह एक संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमनीय अपराध है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्रू समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, ब्रू समुदाय कैब्रू नामक भाषा बोलते हैं। दूसरा कथन, ब्रू समुदाय आदिवासी लोग हैं जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में रहते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए दोस्तों इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। पहली बार ब्रू शरणार्थी मिजोरम के चुनाव में भाग नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित पुनर्वास व्यवस्था के तहत त्रिपुरा में स्थायी निवास दिया गया है। ब्रू, जिसे रियांग भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर का मूल निवासी समुदाय जो ज्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहता है। त्रिपुरा, मिजोरम और असम में, ये आप ध्यान रखेंगे। ये भी मैच द फॉलोइंग में आपको पूछा जाता रहा है और पूछा जा सकता है। त्रिपुरा में उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। वे इंडो मंगलोइड नस्लीय समूह से संबंधित हैं। उनकी भाषाएं तिब्बती बर्मन परिवार से अंतर्गत ऑस्ट्रियो एशियाई समूहों के साथ समानता रखती है। जातीय रूप से वे मेस्का और मोलसोई नामक दो प्रमुख कुलों में विभाजित हैं। वे कॉब्रू नामक भाषा बोलते हैं। वे अभी भी एक खानाबदोश जनजाति हैं और उनमें से एक बड़ी संख्या हिल टॉप झूम खेती और अन्य खाद्य संग्रहण गतिविधियों से अपना जीविका चलाती है। वे पारंपरिक रूप से अंतर्विवाही हैं और अपने समुदाय के बाहर शादी नहीं करते हैं। उनकी परंपरा में ग्राम परिषद, जिसे RAI के नाम से जाना जाता है, तलाक और विधवा विवाह की अनुमति देता है। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रू समुदाय कैब्रू नामक भाषा बोलते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, और ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में रहते हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। और कहाँ रहते हैं, किन किन राज्यों में? अभी हमने देखा ज्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इलायची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसकी खेती पश्चिमी घाट के सदाबहार वर्षा वनों में की जाती है। दूसरा कथन, यह फास्फोरस की उपलब्धता के साथ ह्यूमस युक्त मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? या है आपके ऑप्शन हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए दोस्तों इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। मसालों की रानी के नाम से मशहूर इलायची जिंगबेरासी परिवार से संबंधित है। यह दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के सदाबहार वर्षा वनों का मूल निवासी है। इसकी खेती मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों में की जाती है, जिनमें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। अगर इनकी मिट्टी की बात करें तो यह जंगल की दोमट मिट्टी में उगाया जाता है और जो आमतौर पर प्रकृति में अम्लीय होती है और पीएच रेंज में 5 से 6.5 होती है। एसिडिक नेचर की मिट्टी में यह उगता है, एसिडिक नेचर। यह फसल 600 से 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर उगाई जाती है और इसके तापमान 10 से 35 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा की अगर बात करें तो 1500 से 4000 मिलीमीटर। और कम से कम उपलब्ध फास्फोरस और मध्यम से उच्च उपलब्ध पोटासियम वाली ह्यूमस समृद्ध मिट्टी के रोपण पर इलायची की वृद्धि बढ़ जाती है। इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट और औषधि के रूप में किया जाता है। और दोस्तों इस प्रकार से जो है इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी खेती पश्चिमी घाट के सदाबहार वर्षा वनों में की जाती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यह फास्फोरस की उपलब्धता के साथ ह्यूमस युक्त मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड स्पीसीज के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।